हेलो बच्चों, आज हम सभी अपने 10वीं क्लास का जो तीसरा पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है तीसरा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आज उसी का बेसिक पढ़ाने वाले हैं आपको। पूरा मजा आएगा, वीडियो को अंत तक से देखिए। ठीक है ना, चलिए सुन लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर जो वाई है, तो इन x और y को दो चर बोलेंगे। ठीक है, और इनके घात कितने हैं? एक है, इसीलिए इनको रैखिक बोला जाएगा। ठीक है ना, तो दो चर का मतलब कि दो ही चर होने चाहिए, एक x और दूसरा y। ठीक है, और उनका जो घात होनी चाहिए एक होनी चाहिए, तभी हम उन्हें दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो x और y दो चर है और इनके जो घात है कितने हैं? एक है, इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब तुम देखोगे कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो हमने यहाँ पर बोला एक्स और वाई, मात्र इन्हीं को दो चर बोला जा रहा है, इन्हीं को एक्स और वाई को। तो अब सोच रहे होंगे ना कि ए और बी और सी क्या है, ए बी सी क्या है। तो सुन लो ध्यान से, ए बी और सी इनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना, अब वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं भाई? तो वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कि परिमेय भी आती हैं इसमें और अपरिमेय भी आती हैं। यानी कि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती है। फिर से सुनो, दो चर वाला रैखिक समीकरण की अगर बात हम करें, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो इसमें दो चर किनको किनको माना जाता है, जरा मुझे बताओ। एक एक्स को और दूसरा बचे, हाँ सही पकड़े हो, वाई को। ठीक है, तो फिर तो कोई तुमसे पूछ देगा कि ए बी सी क्या है, तो तुम बता देना उसको कि ए बी सी जो है ना वह एक वास्तविक संख्याएं होती है। फिर वो पूछेगा वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, तो बताओ उसको कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का जो संग्रह होता है उसी को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इतना समझ में तो आ ही रहा होगा। अब सुन लो ध्यान से, यहाँ पर ये वाली बातें जान लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे बढ़िया से आपको। ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 पे। ठीक है, सुनो, ए बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर ए बराबर 0 हो जाए तो कौन सा पाप हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा पाप। ठीक है, अगर ए की जगह पर 0 यहाँ पर लिख दोगे तो एक्स में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका एक्स तो रह नहीं पाएगा। अगर बी की जगह पर 0 दे देते हो तो वाई में 0 से गुना हो तो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा? दो चर, यानी कि एक्स और वाई आपको दिख पाएगा क्या? आपको नहीं दिख पाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखो, ना तो तुम ए का मान 0 लोगे और ना ही तुम बी का मान 0 लोगे। ठीक है ना, ए और बी का मान 0 क्यों नहीं लोगे? फिर से सुनो, ए और बी का मान 0 इसलिए नहीं लोगे क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर ए की जगह पर 0 ले लेते हो तो एक्स में 0 से गुना होगा, बर्बाद हो जाएगा ये एक्स। अगर बी की जगह पर 0 लेते हो तो y बर्बाद हो जाएगा, और जब x और y दिखाई ही नहीं देगा तो तुम किस आधार पे बोलोगे कि ये दो चर वाला है ना? इसलिए a और b 0 के बराबर मत लेना। चलो, इतनी तो बात समझ में आ ही रहा होगा। अब जरा सुन लो आगे। मैंने यहाँ पर कहा कि 5x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0, और मैंने कहा यहाँ पर सही का चिन्ह लगा दिया। पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? यहाँ पर सही का निशान लगाने से मैं तुमको क्या बता रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जो पहला जो एग्जाम्पल है वह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्यों है भाई? क्योंकि इसमें दो चर है, एक्स है और वाई है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक से देख लो, एक्स है और कौन सा है? वाई है। दो चर है ना भैया, तो दो चर है इसलिए इसे दो चर। अच्छा हाँ, रैखिक भी होना चाहिए भाई। तो इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, छिपा रहता है, स्पष्ट तुमको दिखाई नहीं देगा। तो एक्स का घात 1 है, वाई का घात 1 है और दो चर भी है तुम्हारा, तो इसलिए तुम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हो। ठीक, अब चलो देखो, इसको देखो,
इसको देखो और पकड़ो कि क्या ये तुम्हारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो हमने पहले ही यहाँ पर क्रॉस दिखा दिया है। ठीक है, मतलब हम बताना ये चाहते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। दो चर तो तुमको दिखाई दे रहा है, एक्स है वाई है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक्स का घात कितने हैं, दो है ना, जबकि होना कितने चाहिए, एक होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, अब देखो आगे 2x प्लस 3y प्लस 4z, और हमने इसको भी कहा कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखो x है, y है, z है, यहाँ पर तो तीन चर हो गया है ना, और तीनों का घात एक है, तो यानी कि ये दो चर वाला तो नहीं है, लेकिन हम तीन चर वाला रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। हमको तो दो ही चर चाहिए था, इसलिए हमने इसको क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो सिर्फ दो ही चर होने चाहिए बच्चों, एक x और दूसरा y। ठीक, इतनी सी मेरी बात आपको समझ में पक्का आ रही होगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, यहां तक तो हमने पहले भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक न्यू शब्द आ गया, कौन सा है बच्चे, युग्म। युग्म यानी जोड़ा होता है, जैसे चप्पल का जोड़ा होता है, जूता का जोड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, ठीक है ना, तो ये जोड़ा के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो आ गया ना ये वाला, तो जोड़ा के रूप में आ गया, तो थोड़ा सा इनमें अंतर पाने के लिए हमने यहाँ पर A1X B1Y और C1 ऐसे दे दिया, इसमें A2X B2Y और C2 दे दिया है। थोड़ा अंतर होना चाहिए ना दोनों में, तो ये जोड़ा के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। लास्ट में आपको क्या बोलना है, युग्म। युग्म यानी क्या होता है, जोड़ा। क्लियर है। अब सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको बताने वाला हूँ, इसको गौर से सुनना, ठीक है ना, लिख लेना कॉपी पर, लिखोगे तो अच्छी बात होगी। ठीक, केवल सुन के वीडियो फिर रहने दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको लिखा करो, लिखने से चीजें याद होती है। ठीक है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, वैसे तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, ठीक है ना, के अनंत हल होते हैं। हाँ, अब यहाँ से एक इतनी बार प्रश्न आया है कि मैं तुमको क्या बताऊं, बहुत बार प्रश्न पूछता है तुमसे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो तुमको जवाब देना है अनंत हल होते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं होता है तो उसके ऊपर तुम FIR कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके अनंत हल होते हैं। अब बोलो, हम प्रूफ दिखा देते हैं तुमको, देखो ध्यान से। x प्लस वाई बराबर क्या है, 5, और पूछ रहा है कि इसके हल होंगे, तो यहाँ पर देखो x है और y है, दो चर है ना, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। युग्म मत बोलिए, क्योंकि ये जोड़ा के रूप में नहीं है। ठीक है ना, युग्म बोलिएगा यहाँ पर तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने यहाँ पर बोला सिर्फ दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। अब पूछ रहा है कि इसके कितने हल होंगे, हमने तो पहले ही बता दिया, अनंत। ठीक है ना, तुम कभी भी हमसे पूछोगे ना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं ना, तो हम बार बार कहेंगे कि अनंत हल होते हैं। ठीक है ना, और तुम भी बोलो, जैसे देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, तो तुम x प्लस वाई बराबर 5 है, तो तुम यहाँ पर एक हल तुम्हारा 0 और 5 भी हो जाएगा। x के जगह पर 0 ले लो, y के जगह पर 5 ले लो, और 0 में 5 जोड़ोगे तो क्या 5 नहीं आएगा, क्या आएगा ना, तो तुम्हारा 0 और 5 एक हल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखो 1,4 ले लो, 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, ये तुम्हारा दूसरा हल हो गया। 2,3 भी ले सकते हो, 2 3 भी 5 होता है। 3,2 भी ले सकते हो, 3 2 भी 5 होता है। 4,1 भी ले सकते हो, 4 1 5 होता है। 5,0 भी ले सकते हो, 5 प्लस 0 कितना होता है, 5 होता है। 6,-1 यानी x के जगह पर 6, y की जगह पर -1, तो 6 में 1 घटाओगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि तुम इसके आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है ना, यानी कि कितने हल हुए, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 ही होंगे कि और आगे होंगे, हाँ चलता जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसके अनंत हल होते हैं। ठीक है ना, सुन लो बढ़िया से,
दो चर वाला रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? आवाज दो, कमेंट में लिखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, चलो फिर एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 9। अब इसके हल कितने होंगे? तो देखो 10 में से 1 घटा दो, 9 आ जाएगा ना। 11 में से 2 घटा दो, 9। ठीक, 12 में से 3 घटा दो, 9। यानी x की जगह पर तुम्हारा 12 हो जाएगा, y की जगह पर 3 हो जाएगा। x की जगह पर तुम्हारा 13 मान हो जाएगा, y की जगह पर 4 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाओगे 9 आएगा तुम्हारा। 14 में से 5 घटाओगे फिर भी 9 आएगा तुम्हारा। तो ऐसे भाई करते करते अनंत तक कर सकते हो ना। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसके अनंत हल होते हैं। ठीक, लिख लो अपने कॉपी में। अब चलो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना बच्चे, तो जब ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल एक सरल रेखा होती है। ठीक है, तो फिर पूछे 1 नंबर में यहां से भी सवाल कर दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो तुम बताओगे कि उसका जो ग्राफ होता है वह सरल रेखा होता है। क्लियर? अब आगे सुन लो। अब जो मैं बताने वाला हूं ना वो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपका पूरा जो है ना क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाला है। ठीक है ना, चलो सुन लो। कहता है कि लेकिन जब युग्म की बात कर दे, हमने तो वहां पर सिर्फ बार बार बोल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, लास्ट में एक शब्द नहीं बोल रहा था जो कि है युग्म, है ना। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर लास्ट में आपका युग्म लगा हुआ लग जाए तो देखो 3 शर्तें देखने को मिलती है। ठीक है ना, सिर्फ ऐसे बोले तुमसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो तुमको बताना है कि अनंत। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? युग्म यानी क्या होता है? जोड़ा। ठीक है ना, तो जब जोड़ा के फॉर्म में हो ना तो इसलिए 3 शर्तें देखने को मिलती है बच्चे। 3 शर्तें देखने को मिलती है, जरा सुनो ध्यान से। और यही से तो हम आपको बता रहे हैं कि इसी पर तो हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो इतने भी क्वेश्चंस तैयार होंगे सिर्फ इसी के ऊपर होंगे। ठीक है, तो सुन लो मैं क्या क्या बता रहा हूं। देखो, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3 शर्तें देखने को मिलती है। तो चलो देखो, शर्त नंबर 1। देखो शर्त नंबर 1 क्या कहता है कि आपका जो सबसे पहला जो होता है ना कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की अगर बात करते हैं तो जब उसका आप ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे? ग्राफ। तो ग्राफ 3 टाइप के बनते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा होता है गुना का चिन्ह जैसा। अब जब गुना का चिन्ह जैसा हो ना, देखिए ऐसे ऐसे गुना का ऐसा चिन्ह जैसा हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। हमने लिखा भी है फिर से, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, ठीक है ना, 3 शर्तें होती है। पहली शर्त में क्या होती है कि अगर उसका ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी भी बन सकती है। प्रतिच्छेदी का मतलब आप समझ रहे कि गुना का चिन्ह जैसा। ठीक है, और दूसरी जो होती है ना कि आप जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो हो सकता है कि आप एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन चला जाए, इसी को हम संपाती बोलते हैं। देखिए हमने समझाने का भरपूर प्रयास किया है। यहाँ पर देखो आपको ब्लू वाला एक लाइन दिखाई दे रहा होगा और एक उसी के ऊपर ब्लैक वाला भी लाइन दिखाई दे रहा होगा। मतलब हम तुमको बताना क्या चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, इसी को तो संपाती बोलते हैं। अब तुम संपाती का मतलब भूलना मत। ठीक है ना, जीवन में कभी भूलना मत संपाती का मतलब। सुनो फिर से, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया, उसी को संपाती बोलो। ठीक, चलो संपाती का मतलब भी तुम समझ गए। तीसरी शर्त क्या होती है कि ऐसा भी कंडीशन होते हैं कि तुम्हारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब तुम ग्राफ बनाते हो ना तो वो बिल्कुल एक दूसरे से समांतर चली जाती है। समांतर समझते हो? रेलवे की पटरी है ना, बांस की सीढ़ी, ऐसा चली जाती है। मतलब ये इधर इसको बढ़ाओ तो इधर कभी मिलेगा नहीं, इधर भी नहीं मिलेगा, इसी को समांतर बोलते हैं। ठीक, तो चलो, तो अब सबसे पहली बात ये याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैं बार बार इसी चीज को तो बोल रहा हूं, वैसे तुम समझ जाओ हम युग्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके 3 शर्तें होती है। पहली शर्त में उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी भी बन सकता है, दूसरी शर्त में उसका ग्राफ संपाती भी बन सकता है, तीसरी शर्त में उसका जो ग्राफ हो सकता है समांतर भी बन सकता है। इतनी तो मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चलो जो प्रतिच्छेदी बनेगा, ठीक है ना, तो जो प्रतिच्छेदी बनेगा ना तो उसमें तुमको लिखना है केवल एक हल। ठीक, क्यों लिखना है केवल एक हल? देखो यहाँ पर एक ही बिंदु पर ना प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो
देखो देखो बढ़िया से देखो, एक ही बिंदु पर ना, तो तुमको बताना है कि जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो केवल एक हल। ठीक, तुमसे सवाल भी करेगा कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो उसके कितने हल होते हैं, तो तुमको बताना है केवल एक हल। इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं बच्चे? अद्वितीय हल। केवल एक हल को ही बोला जाता है अद्वितीय हल। तो तुम कैसे याद करोगे? ठीक है ना। तो देखो, ये प्रतिच्छेदी है तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसीलिए तुम केवल एक हल बोलना। अब ये देखो, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जा रही है, इसीलिए इसको तुम बोलोगे अनगिनत हल। क्या बोलोगे? अनगिनत हल। ठीक है ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, देखो कितने पॉइंट बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तीनों शर्त में से 5-5 पॉइंट बताऊंगा, और पांचों के पांचों जो है ना 5 लाख के है। समझ जाओ, बढ़िया से समझो इसको। फिर से सुनो, यहाँ पर जो शर्त है संपाती है, तो संपाती होगा तो इसके कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। ठीक है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है तो अनगिनत हो जाएगा। आइए देखो, इसको कोई हल नहीं है लिखा गया है। सोचो क्यों नहीं लिखा गया है, मतलब क्यों ऐसा लिखा गया है? कोई हल नहीं, ऐसा क्यों लिखा गया है? सोचो जरा। तो देखो, यहाँ पर ये एक भी बिंदु पर ये दोनों रेखाएं जो है वो मिलेगी नहीं, एक बिंदु पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसको लिखा गया कोई हल नहीं है। तो ये चीजें समझ में आ गई। चलो, शर्त नंबर 1 में जो प्रतिच्छेदी होता है, अर्थात जिसके केवल एक हल होते हैं, उसका जो शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के। हम इसका मतलब तुमको बताएंगे। ठीक, अभी तुम बस देखते जाओ, कमाल का चीज है ये। a1 बटा a2 बराबर ना होना चाहिए b1 बटा b2 के, तो तुमको बोलना है कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और उसके केवल एक हल होगा। ठीक, और ये देखो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये सब बराबर हो जाए ना, तुमको बताना है अनगिनत हल होंगे, यानी कि संपाती होंगे। और a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन ये वाला जो है आपका c1 बटा c2 बराबर न हो, तो आपको बोलना है कोई हल नहीं है, यानी कि ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, जिसके हल होते हैं बच्चे ना, जिसके हल होते हैं उसको संगत बोलते हैं। देखो, इसके हल है, कितने हल है? केवल एक। एक भी है ना जी, एक हल है, इसीलिए आपको बोलना है संगत। और इसके भी हल है, इसीलिए इसको भी बोलना है संगत। लेकिन इसके हल नहीं है, इसीलिए इसको बोलना है असंगत। ठीक, बस तुम देखते जाओ कैसे कैसे मैं तुमको बता रहा हूँ। सवाल मैं लगाऊंगा एक, उसके बाद सब के सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, ये जो आपका जो होता है जिसके अद्वितीय हल होते हैं, ठीक है ना, जिसके ये a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2, तो इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी युग्म। क्या बोलते हैं बच्चे? अविरोधी युग्म। ठीक है, और जो संपाती होता है ना, उसको बोलते हैं आश्रित युग्म। क्या बोलते हैं? आश्रित युग्म। और जो समांतर होता है जिसके एक भी हल नहीं होते हैं, उसको बताना है आपको विरोधी युग्म। क्या बताना है? विरोधी युग्म। तो चलिए, अब थोड़ा सा एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं सारी बातें। ठीक है ना, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए सारी चीज़ों को, एक बार फिर से बता देता हूँ। चलिए, अब कैसे कैसे क्वेश्चन है, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर इस टाइप का आपका ग्राफ दिखाई दे तो समझना है कि केवल एक हल होंगे, और उसका शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, और उसके संगत युग्म बनते हैं, और उसे हम अविरोधी युग्म कहते हैं। ठीक, और जब संपाती होता है तो ये वाला शर्त है। ठीक, असंपाती हुआ तो अनेक हल हुआ, और इसे भी हम संगत बोलेंगे। जिसका हल हुआ उसे हम संगत बोलेंगे, सीधी सी बात है। और इसे हम आश्रित युग्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब ये देखो, इस ये जो ग्राफ है समांतर है, जब समांतर हुआ तो ये वाला शर्त बताना है a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2, और ये बराबर ना हो c1 बटा c2 के। और जब कोई हल नहीं होता है ना, तो उसको बोलना है असंगत। ठीक, और विरोधी बोलना है आपको। क्या बोलना है? विरोधी। ऐसे अब देखो सवाल कैसे आते हैं। ठीक है ना, इतने सारे सवाल आपको आएंगे ना, इसी से आएंगे, कहीं और से नहीं आएगा, इसी से आएगा। जैसे पूछेगा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताओ, मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब तुम कमेंट में लिख दो। ठीक है ना। चलो, पहला सवाल ये है तुम्हारा कि अगर किसी
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ है समपाती होता है तो उसके कितने हल होते हैं। ठीक, अगर समपाती होता है तो कितने हल होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समपाती होता है तो कितने हल होते हैं, तो तुम ये बताओ, अनगिनत हल होते हैं। ठीक, चलो फिर बताओ कि आश्रित युग्म, ठीक है ना, आश्रित युग्म जो होता है तो वो आश्रित युग्म होता है, ऐसे बस दे देगा, आश्रित युग्म होता है ऑप्शन ए प्रतिच्छेदी, ऑप्शन बी संपाती, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आश्रित युग्म संपाती वाला क्या होता है, राइट। फिर मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के केवल एक हल है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। क्लियर। चलिए ऐसे ऐसे कई सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ प्रश्नों को देख लीजिए आप, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 5x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 9y-1 बराबर 0। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है 5, नीचे क्या है 2, लिखो 5/2। ऊपर क्या है 6, नीचे क्या है 9, लिखो 6/9। ये 3 दूना 6 और 3 के 9। क्या 5/2 और 2/3 बराबर है, नहीं ना, इसलिए बराबर को काट दिया गया। तब ये वाला शर्त कौन सा है, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2। तो ये शर्त तुमको क्या बताता है, ये शर्त बताता है कि ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, कितने हल होंगे, एक हल होंगे, यही वाला ना शर्त है। और जब एक हल है तो संगत है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अविरोधी युग्म। इतना मेरी बात समझ जाओ तुम लोग, ठीक है ना। चलो फिर देखो एक और क्वेश्चन कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x प्लस 15y प्लस 25 बराबर 0। तो लिखो 2 और नीचे क्या है 10, 2/10, 3 नीचे क्या है 15, 3/15। पहले इन दोनों को देख लो, 3 एकम 3, 3 5 15, और ये तो आपका 2/5 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अच्छा 2/10 है, नहीं यहाँ पर गलती हो गई है, 2/10 है, तो 2 5 10, तो 1/5 इधर भी है, 1/5 इधर भी है, और 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फिर से समझो इसको। देखो यहाँ पर 2 है, नीचे कितना है 10, तो 2 तुमको क्या लिखना है 10, फिर 3 है, नीचे 15 है, 3/15। पहले इसको हटाओ, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 5 25। तो अब देखो यहाँ पर सबके सब क्या है बता मुझे, सबके सब बराबर है। तो जब तीनों के तीनों बराबर है ना, तो ये वाला शर्त होती है, ठीक है ना। और ये शर्त क्या बताती है, संपाती है, अनगिनत हल है, संगत युग्म है, आश्रित युग्म है। क्लियर है। चलिए नंबर 3, 2x प्लस 5y-3 बराबर 0, 4x प्लस 10y प्लस 2 बराबर 0। फिर लिखो 2/4 लिखो, 5/10 लिखो, -3/2 लिखो, है ना। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। तो ये वाला कौन सा शर्त है, यही वाला शर्त है। तो ये शर्त क्या बताता है, ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत युग्म होगा, विरोधी होगा, है ना बच्चे। तो सुनो, इस वीडियो को एक बार तुम देख लिया ना, फिर दोबारा देखना इसको, सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर मेरी बताई गई हर एक बात तुमको समझ में आई तो ही लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अन्यथा मत करो, ठीक है ना। धन्यवाद।